अगर इस पॉडकास्ट को आपने देख लिया तो आपको स्किन ब्राइटनिंग के बारे में सारे राज पता चल जाएंगे। फेस वॉश मॉइस्चराइजर पे आपको ज्यादा खर्चने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बजट कम है तो मतलब ये जो फेयर एंड हैंडसम बचपन हमको दिखाया गया वो सब झूठ था। बहुत सारी हीरोइंस थी जिनका टोन बिल्कुल अलग था, आज वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। कुछ ट्यूब्स ऐसी हैं जिससे हम एक्चुअली मेलानिन को मार सकते हैं। जैसे कि आपने माइकल जैक्सन को देखा है, उन्होंने अपना स्किन कलर चेंज किया तो उन्होंने मेलानोसाइट्स को मार दिया। आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के बारे में, किस तरीके से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, ब्राइट रख सकते हैं और अपना बेस्ट सेल्फ दिख सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल निकल के आता है, मैं बचपन से जब से देखा है मैंने अपने घर वालों को, बेटा चाय मत पी काला हो जाएगा, ये मत कर काला हो जाएगा। तो हमारे देश के अंदर या फिर मैं ग्लोबली भी कहूँगा, काला होना या सांवला होना इज अ टैबू। कहीं ना कहीं जो ब्राइट लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, उनको एडवांटेज मिलती है। आज के टाइम पे हम एक ट्रेंड भी देखते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर। आपको ये यूज करने का जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो क्रिएट हो रहा है स्किन टोन की वजह से। बिल्कुल। तो पहली चीज मुझे ये एड्रेस करो कि कैसे कोई गोरा हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है गोरा होने की या फिर नहीं। देखिए, आपके जो स्किन का कलर है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ गया आपका मेनली यूवी रेडिएशन, फिर पोल्यूशन कितना है, बाहर से कितना स्ट्रेस आपके स्किन के ऊपर आ रहा है, ये सब आ गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर। ये कुछ हद तक आपके कंट्रोल में। फिर होता है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एथनिसिटी, आपकी जेनेटिक्स, किस तरीके का मेलानिन आपके अंदर है। तो अगर वो डार्क टाइप का मेलानिन है जिसको हम बोलते हैं यू मेलानिन, या फिर लाइट टाइप का मेलानिन है जिसे हम बोलते हैं फ्यू मेलानिन, तो इसका रेशो कितना है। तो अगर आप चाय पी रहे हो तो ना वो आपके इंटरनल फैक्टर पे इफेक्ट कर रहा है, ना ही वो एक्सटर्नल फैक्टर पे इफेक्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल ऑफकोर्स मिथ है कि चाय पीने से किसी का कलर चेंज हो जाएगा। अब ऐसा मेरा मानना है कि हमेशा से जो वाइट स्किन के लोग हैं, हिस्ट्री अगर देखा जाए या फिर कम से कम पिछले 200 से 300 साल की हिस्ट्री देखा जाए, तो वो हावी रहे हैं बाकी सारे एथनिसिटीज पर। वो टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा एडवांस्ड रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उनको देखा है कि ये हमसे आगे है और वो चीज हमारे माइंड में बैठी हुई है कि ये जो ग्रुप है लोगों का, ये तो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। पिछले 200 या 300 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उससे हम अपनी सक्सेस, उनके कलर से हमने उस सक्सेस को जोड़ लिया है ना, कि जो वाइट रेस है वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है इन लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि कुछ हद तक सच भी है। अब लेकिन टाइम चेंज हो गया है। आपके जो बाकी एथनिसिटीज है, हम इंडियंस हो गए, साउथ ईस्ट एशियंस हो गए, या अफ्रीका भी अब पिकअप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो जो गैप है वो कम हो गया है और धीरे धीरे ये थॉट प्रोसेस जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। तो अभी भी कहीं डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, कहीं वाइट स्किन को प्रेफर किया जाता है। शादी की बात करके, हाँ, तो शादी के टाइम पे वाइट स्किन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी देखते हैं कि लड़कियां अलग टोन की होती है, फिर वो मेकअप करा के एकदम कलर ही चेंज करा लेती है। क्यों करा रही है? अगर उनको स्किन को इतना मैटर नहीं कर रहा तो वो कलर चेंज क्यों करा रही है? फेयर एंड लवली नाम का मैं बड़ा हुआ तो एक प्रोडक्ट आता था, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम। फेयर करने के लिए प्रोडक्ट था ना वो। हाँ, हमेशा वाइट चीज को क्लीन से जोड़ा जाता है। हम डेविल और एंजल भी दिखाते हैं तो डेविल ब्लैक दिखाते हैं, एंजल वाइट दिखाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बाहर से आए हैं, है ना। तो हमने उनको इम्बाइब कर लिया है और कुछ भी जो चीज़, ये चीज़ हमारी कल्चर में घुस गई है। तो जो भी चीज़ कल्चर में घुस जाती है वो एक जनरेशन में बाहर नहीं जाती, कई जनरेशन लग जाती है उसको इससे हटाने के लिए। और आपका बिल्कुल सही है कहना कि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आके कहते हैं इनके लड़के देखने वाले आने वाले हैं, तो इनको कुछ ट्रीटमेंट करके स्किन कलर चेंज कर दीजिए। बट ये जानना ज़रूरी है कि स्किन कलर किसी का चेंज नहीं हो सकता, स्किन कलर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो फेयर एंड हैंडसम बचपन हमको दिखाया गया वो सब झूठ था? बिल्कुल। फेयर एंड हैंडसम जो एक हमें जो मार्केटिंग है, ये तो एक तरीके की, क्योंकि लोग अट्रैक्ट हैं फेयरनेस की तरफ से, तो वो फेयरनेस की मार्केटिंग है। पर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता था। मतलब मैं बात करके चलूँ तो क्रीम लगाता था, मुझे स्किन बेटर लगता था यार, गोरा हो गया हूँ। तो क्यों होता था? तो क्योंकि उसके अंदर कुछ डीमेलेनाइजिंग एजेंट्स है ना। खासकर आई थिंक जो जिस ट्यूब की आप बात कर रहे हो,
जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है उसमें नायासिनामाइड है। तो नायासिनामाइड क्या होता है कि कलर का ट्रांसफर रोकता है ऊपर मेलानोसाइट से, जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है उससे आपके स्किन में जाने वाले कलर को वो रोक देता है। थोड़ा समझाओ, ये टेक्निकली समझाओ कि कैसे होता है। तो हमारी स्किन होती है, ठीक है, आप उसको एक ब्रिक वॉल की तरह समझ लीजिए। एक एक सेल जो है वो एक एक ब्रिक है, और उसके बीच में जो सीमेंट है वो फैट है, तो वो उसको होल्ड करके रखा है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि फैट्स भी इंपॉर्टेंट है खाना खाने के लिए, है ना। तो उसी ब्रिक वॉल की जो सबसे नीचे वाली परत होती है, जहाँ जिसके नीचे फिर आपकी फैट और आपकी वो डर्मिस और फैट स्टार्ट हो जाती है, वो जो नीचे वाली परत होती है वहां पे एक सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट जो है वो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है। तो वो कलर प्रोड्यूस करते हैं और वो कलर ऐसे ऊपर ट्रैवल करता है और हमारी स्किन में जमा हो जाता है। तो अगर हम अपनी स्किन का कलर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके कई सारे ये स्टेप्स हैं जिसपे हम कर सकते हैं। या तो हम वो मेलानोसाइट है उसी को मार दें, या फिर हम वो जो ट्रांसफर है उसको रोक दें, या फिर उस मेलानोसाइट के अंदर जो मेलानिन बनने की प्रक्रिया है उसको स्टॉप कर दे, या फिर जो कलर ऊपर इकट्ठा हो गया उसको एक्सफोलिएट कर दे, हटा दे। तब हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन करनी चाहिए, है ना। ठीक है। तो वो जो मेलानिन है उसको रोकने का एक तरीका है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड मेलानिन का ट्रांसफर रोक देता है। तो मेलानिन नीचे बन तो रहा है लेकिन वो ऊपर तक आपकी ऊपरी परत में पहुंच नहीं पा रहा, तो ये काम करता है। तो इसलिए वो जो ट्यूब है आपको लग रहा है कि आपको वो डे टैनिंग इफेक्ट दे रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कलर स्किन टोन चेंज हो गया है आपका, क्योंकि वो जो चेंज है वो एक कुछ परसेंटेज का चेंज है, और जब तक मैं यूज कर रहा हूँ तब तक का चेंज, और जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक का चेंज है। आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, आपके कितना यूवी एक्सपोजर है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, तो उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी आपने 2-3 तरीके बताए जो मेरे को समझ में आया। एक तो रोकना है, रोकने के लिए आपने बता दिया कि क्या करना है। तो जो जो क्रीम्स अगर मार्केट में आ रही है तो उनके अंदर हमको पढ़ना है, अगर ये है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो वो क्रीम्स हमारा रोक सकती है जिससे हमको ऐसा लगेगा कि D10 इफेक्ट आ रहा है। दूसरा, मार सकते हैं। ये मारना क्या है मतलब? कुछ ट्यूब्स ऐसी हैं जिससे हम एक्चुअली मेलानिन को मार सकते हैं। जैसे कि आपने माइकल जैक्सन को देखा है, उन्होंने अपना स्किन कलर चेंज किया तो उन्होंने मेलानोसाइट्स को मार दिया, ठीक है, लेकिन वो टॉक्सिक अमाउंट ऑफ डीमेलानाइजिंग एजेंट्स ही कर सकते। तो आप अपने स्किन को टॉक्सिटी दे रहे हैं आप अपने बॉडी में, क्योंकि जो भी आप स्किन पे लगाते हो आपके कुछ हद तक आपके ब्लड वेसल्स में भी अब्जॉर्ब होता है। इसलिए हर चीज का एक लिमिट है ना, कि ग्लाइकोलिक एसिड 10% तक आप मार्केट से ले सकते हो, उससे ऊपर लेना है तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। वैसे हमारे कंट्री में तो सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, कोई मांगता ही नहीं है प्रिस्क्रिप्शन, बट एक्चुअली ये प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट है। ट्रेटिनोइन 0.025% एक प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट है, तो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तभी तो उसको प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट किया है। नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट ही नहीं क्यों करते अगर उनके साइड इफेक्ट्स ही नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग चेंजेस ला सकते हैं आपके स्किन में। ठीक है। तो लॉजिकली आप रिकमेंड करोगे कि ये टॉक्सिक वाला रूट नहीं लेना चाहिए? ऑफ कोर्स। अब अगर मैं रोक रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरी स्किन भी सेंसिटिव हो रही है, क्योंकि मेलानिन का जो काम था वो कहीं ना कहीं हमारी लोकेशन के हिसाब से हमको यूवी रेडिएशन से बचाने का था। तो क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है? हाँ, अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग डीमेलानाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं और या मेलानोसाइट्स को मारने की कोशिश करते हैं तो स्किन कैंसर की जो चांसेस है वो हमें बढ़ जाती है। स्किन कैंसर और एजिंग, नॉर्मल एजिंग भी ज़्यादा होती है। तो हम लोग का मेलानिन ज़्यादा होता है, इसलिए इंडियन पीपल की स्किन एजिंग भी स्लोअर होती है कंपेयर टू कॉकेशियन स्किन जो वाइट स्किन होती है, क्योंकि इंडियन स्किन जो है उसमें वो मेलानिन प्रोटेक्शन का काम करता है और कैंसर भी यहाँ कम होता है। ठीक है। और जो वो बीमारी होती है जिससे एकदम स्किन वाइट हो जाती है, तो वो भी इसी की वजह से हो रही है? नहीं, वो क्या है कि बेसिकली आपके जो मेलानोसाइट्स हैं, कलर सेल्स है, वो आपकी बॉडी खुद मार रही है उन्हें। इस किसी एक उसमें चेंज आ गया और वो मार रही है, तो उन लोगों में भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रोटेक्शन जा चुकी। ठीक है। तो बेसिकली मेरे को जो समझ में आया है, हमने कोई क्रीम लगानी है जिसकी वजह से हम अपनी जो भी मेलानोसाइट्स का ट्रांसफर हो रहा है कलर का उसको हम रोक रहे हैं, साथ में हम स्क्रब वगैरह कर रहे हैं ताकि ऊपर का जो कलर एक्सफोलिएशन कर सकते हैं हम। एक्सफोलिएशन को थोड़ा एक्सप्लेन करो। हमारी जो स्किन है, ठीक है, वो एक लेवल के बाद जो होती है उसमें वो लिविंग नहीं होती, वो बस वहाँ पे सेल्स पड़े, वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं है। तो ये जो ऊपरी पार्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम आपने साइंस में, ठीक है, उसको हम अगर हटा दे तो नया स्ट्रैटम कॉर्नियम ऊपर आ जाएगा, नया सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नए सेल्स ऊपर आएंगे तो वो फ्रेश होंगे, वो टेक्सचर में बेटर होंगे, वो यंग होंगे, है ना, टेक्सचर में बेटर होंगे, मेलानिन कम होगा।
तो हमारा स्किन ज़्यादा स्मूथ लगेगा, और इससे हम अपने पोर्स को भी अनक्लॉग कर सकते हैं एक्सफोलिएशन से, क्योंकि हमने जो डेड स्किन है जल्दी हटा दिया, तो हमारे पोर्स भी अनक्लॉग होंगे, तो एक्ने भी नहीं होगा। ठीक है। और पोर्स खोलने का फायदा क्या हुआ, स्किन ब्रीथ करवाने का? नहीं, आपकी स्किन एज सच ब्रीथ तो नहीं करती है, बट वो भी एक मिथ है कि स्किन ब्रीथ करिए, बट आई थिंक जब वो बोलते हैं उसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो पोर्स है वो क्लॉग्ड नहीं है। तो पोर्स से क्या है, ऑयल निकलता है, आपका नेचुरल ऑयल, तो अगर वो क्लॉग हो जाएंगे तो उसके अंदर ऑयल बिल्डअप होगा, जिसके कारण इन्फेक्शन होगी, क्यूटी बैक्टीरिया, एक्ने जो हमारे फेस पे रहता है उसमें वो ग्रोथ ज़्यादा कर जाएगा, तो फिर एक्ने स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन करना कैसे है? एक्सफोलिएशन करने के लिए कई सारे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सिंपली आप ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड चूज कर सकते हैं, मैंडलिक एसिड, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में आते हैं। तो इसको 1 दिन अ वीक परसेंटेज, हाँ 6% में भी आप यूज कर सकते हो, 1 to 2 टाइम्स अ वीक आप अपने चेहरे पे लगा लो। लगाने के बाद उसको, आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कंफर्टेबल हो तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 2 घंटे आप लगा के उसको हटा दो, और उसके बाद आप मॉइस्चराइज करो। ठीक है। तो अभी आजकल वो कुछ पीलिंग वाला भी चल रहा है। तो पीलिंग मतलब एक्सफोलिएशन सेम चीज है। तो आप पील के नाम से भी बेच लो या एक्सफोलिएशन के नाम से बेच लो, कैसे। और जो स्क्रब वगैरह कर रहे हैं, जो फेशियल कराते हैं, स्क्रब्स में क्या होता है, जो हम लूफास वगैरह भी यूज करते हैं या फिर हम स्क्रब्स यूज करते हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी केमिकल एक्सफोलिएशन में ज्यादा होती है। आप जब स्क्रब करें, आपने कभी ज्यादा लगा दिया या हल्का कर दिया, या आपने इधर थोड़ा ज्यादा कर दिया, इधर थोड़ा कम कर दिया, तो इंडियन स्किन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्किन इंजर होती है तो मेलेनिन आता है वहां पे हीलिंग के टाइम पर। तो जब वो हीलिंग के टाइम पे मेलेनिन आएगा तो वो कलर छोड़ देगा, इसलिए हमें एक स्पॉट भी होता है, तो लोग कहते हैं ना यार मेरे को तो एक एक्ने भी हो तो उसका मार्क 4 महीने तक रहता है। ये देखो माथे पे जैसे मेरे। हाँ, तो क्योंकि आपकी इंडियन स्किन है, अगर आप वाइट स्किन के होते तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कम होती, ठीक है, तो वहाँ मेलेनिन ज्यादा छूटता है, तो इसलिए अनइवन एक्सफोलिएशन से स्किन में पिगमेंटेशन हो सकती है, तो हम उसको रेकमेंड नहीं करते। केमिकल एक्सफोलिएशन बेटर। तो अभी एक हो गया क्लीन करने का, अब दूसरा हो गया प्रोटेक्शन का, कि हमको आपने बताया दो है, एक है एक्सटर्नल फैक्टर, एक है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमने पहले हमने इंटरनल फैक्टर को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, अब एक्सटर्नल फैक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर को रोकने के लिए मेन तो आप सनलाइट में मत जाइए, आप अपने थोड़ी हैबिट्स चेंज करिए। आपको स्विमिंग जाना है, आप दिन में मत जाइए, सनसेट के बाद जाइए। आप सनस्क्रीन लगाइए। आप अगर सुबह सनस्क्रीन लगा के ऑफिस जा रहे हैं, फिर जब 4 घंटे बाद ऑफिस से सामने वाले टपरी पे चाय पीने जा रहे हैं, तो फिर आइडियली आपको सनस्क्रीन दोबारा लगानी चाहिए, क्योंकि वो सनस्क्रीन डिग्रेड हो जाती है 3 घंटे बाद। अच्छा। हाँ, तो आपका प्रोटेक्शन जो है, जो SPF 50 आप पढ़ रहे हो, वो आपको मिल नहीं रहा है, फिर तो आपको रीअप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो वापस SPF 50 मिले। अच्छा, और SPF 50 मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं आउटडोर वाला काम करता हूँ, 9 घंटे में फील्ड में रहता हूँ, तो रीअप्लाई करते रहना हर 3 घंटे बाद? हाँ, अगर आपको वो प्रोटेक्शन चाहिए जो आपकी सनस्क्रीन पे लिखा है। ठीक है। और अभी SPF 50 भी आता है, उससे नीचे वाले भी आते हैं, कौन सा यूज करना चाहिए? SPF 30 या उससे अबव अच्छा रहता है, के ऊपर आप यूज कर सकते हो कोई भी। ठीक है। तो ये मार्केटिंग गिमिक नहीं है, 30-50 में बहुत मेजर डिफरेंस है या फिर नहीं है? डिफरेंस है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको अप्लाई रेगुलरली करो, रोज करो, और रीअप्लाई आफ्टर 3 आवर्स। अगर सन एक्सपोजर दोबारा हो रहा है तो रीअप्लाई करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि आप ज़्यादा SPF के पीछे पड़ो। तो जो सनस्क्रीन आपको पसंद आती है, जिसका आपको टेक्सचर अच्छा लगता है, आपको जो इस ब्रांड पे ट्रस्ट है, वो आप यूज़ करो। ठीक है। और हमारे घर में कहते हैं बर्फ मन ले बेटा मुंह पे, तो उससे क्या हो रहा है? आप मैनेलिन के ऊपर खेल रहे हैं? नहीं, मैं उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके जो जब ठंड होती है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, बेसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल्स को छोटा करती है। तो आपने बर्फ यहाँ रखी तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो पिचक जाएगी, है ना। तो उसके वजह से जैसे कुछ एरियाज में, जैसे खासकर अंडर आई, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है ना। लेकिन वो क्या टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट है, वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से आपकी स्किन टाइट दिखाई देती है, तो लगता है कि यार अच्छा टाइट होगी स्किन, बट ऑफ कोर्स वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो वेसेस वैसे ही हो जाएंगी। वो चीज़ें फंडामेंटल चेंजेस नहीं आ सकती आपके स्किन में इससे, आइसिंग से। ठीक है। अब इंटरनल की बात करके चलते हैं। तो एक तो स्ट्रेस हो गया, अगर स्ट्रेस लेंगे तो स्किन में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस होता है ना, तो उससे कई सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल निकलता है। कॉर्टिसोल क्या है? स्टीरॉइड, नेचुरल स्टीरॉइड। तो आपके बॉडी में नेचुरल स्टीरॉइड भी है ना। तो आपको स्ट्रेस ज्यादा हो रही है तो वो बराबर है कि आप बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड मत खाओ, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आप खुद को वैसी साइड इफेक्ट। तो मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे साथ क्या होता है जब मैं
आराम से छुट्टी मारता हूँ 2 दिन, मजे से सोता हूँ, टीवी देखता हूँ, कुछ नहीं करता, मेरी स्किन बहुत ब्राइट दिखनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जब मैं ऑफिस आता हूँ, मेरा बहुत हेक्टिक डे होता है ना, जैसे कि मान लो दिन में 3 शूट है, तो तीसरे शूट तक ना मेरी स्किन बहुत ऐसा लगता है मुझे काली हो गई है, और मुझे हमेशा कभी भी समझ में नहीं आता था इसका रीज़न क्या है। स्ट्रेस है। बिल्कुल। और ये तो आप तो 3 दिन की बात कर रहे हैं, आप सुबह उठते हो तो पेशेंट बोलते हैं हाँ मेरी स्किन से सुबह तो चलती है बट बाय द एंड ऑफ द डे हाँ, टायर्ड हो जाती है। तो ये तो डे फुल डे की आपकी स्ट्रेस है, हमारे कंट्री में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो इससे भी कुछ किसके लिए कुछ कर सकते हैं, पोल्यूशन से बचने के लिए या मैं कहूँगा स्ट्रेस और पॉल्यूशन। उस गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, है ना। बट क्या कर सकते हैं, देखो इसमें अब आप हवा तो नहीं चेंज कर सकते, आप जो आप ब्रीथ कर रहे हो आपके हाथ में नहीं है ये, है ना। आपको डेली जो छोटी मोटी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो करनी पड़ेंगी, है ना। कम व्हीकुलर पोल्यूशन, हर चीज़ जो है ना। बट स्किन केयर की तरफ से आप बस यही कर सकते हो कि आप एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगा सकते हो चेहरे पे डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे। तो सबसे कॉमनली विटामिन सी होता है। आप ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो, उसमें नेचुरली आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा ले सकते हो। कलर्ड वाटरी फ्रूट्स जैसे कि अनार बहुत रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में। टोमेटो उसमें लाइकोपीन होता है, बहुत रिच होता है ना। बीटा कैरोटीन, है ना, जो आपके स्वीट पोटैटो में होता है, शकरकंदी में। तो ये सब चीज़ें आप ज़्यादा लोगे तो इंटरनली एंटीऑक्सीडेंट बढ़े। और ओरल आप सप्लीमेंट भी आते हैं, ग्लूटाथायोन ले सकते हो। तो ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेगा बॉडी। तो ये दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन से आप पोल्यूशन को कुछ हद तक फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो डाइट में भी यही चीज़ें आ गई जो आपने मेरे को बोला कि डाइट में अगर मैं कंट्रोल रखता हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन बेहतर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा मेन है इसमें। ठीक है, हाँ, क्योंकि वाइटामिन वाइटैलिटी वहीं से आती है। पेट साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। गट आपका क्लीन होगा तभी आपके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे। अगर आपका गट ही अच्छा नहीं है तो फिर आपके जो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, अब ग्लूट के बारे में बता रहे हो, तो अभी मार्केट में 3 तरीके से उसको लेने की बात करते हैं। कई क्रीम्स आ रही है जिसके अंदर डला हुआ है स्किन पे लगा लो गोरे हो जाओगे, ओरल आ रहा है गोलियां खा लो गोरे हो जाओगे, और तीसरा आ रहा है इंजेक्ट करवा लो गोरे हो जाओगे। तीनों क्या है और किसके प्रो कौन क्या है? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि गोरा तो आप हो ही नहीं सकते तीनों में से किसी से भी, ठीक है। ब्राइट हो जाएंगे। हाँ, आपका जो नेचुरल प्रोसेस है मेलनिन का, अगर वो थोड़ी देर कंट्रोल भी कर दिया जाए फिर भी वो जब आप कंट्रोल छोड़ दोगे वो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रोग्राम्ड है ना आपके अंदर, ठीक है। अनलेस आप मेलानोसाइट्स को मार ही दो, कलर सेल्स को मार ही दो। अब ग्लूटाथायोन क्रीम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो ग्लूटाथायोन इज नॉट अ वेरी गुड एजेंट टू अप्लाई। तो वो थोड़ा पैसा वेस्ट करने वाली बात है। अगर आपको अप्लाई करना है तो विटामिन सी बेटर है। सेकेंड आ जाता है ग्लूटाथायोन ओरल। ग्लूटाथायोन ओरल ठीक है आप ले सकते हो, उसमें सेफ्टी इश्यूज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बहुत लोग इस सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा लेने से, नहीं होता है। इट्स जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट, आपकी बॉडी में नेचुरली भी है, तो आप खाओगे आपके गट से अब्जॉर्ब होगा। लेकिन गट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ना, तो वो क्या है आपके उसको ब्लॉक वो कर देती है, डीनेचर कर देती है आपके ग्लूटाथायोन को। तो ग्लूटाथायोन ओरल लेने से एफिकेसी कम हो जाती है। अगर आप आईवी ले रहे हो तो आपकी एफिकेसी ज़्यादा है, तो उसमें क्योंकि ड्रग डिलीवरी 100% होती है। अब लेकिन आईवी हम भी देते हैं क्लिनिक पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर मैं अपने पेशेंट को पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आपको आपका कलर परमानेंटली चेंज कर देगी तो ये नहीं होने वाला है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आप स्मोक करते हैं, आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तो आप आईवी ग्लूटाथायोन ले रहे हैं तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो आप अपनी बॉडी को आर्टिफिशियली दे रहे हो उसको कम करेगी, आपके स्ट्रेस को कम करेगी। तो ये ऑक्सीजन रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में बन गए हैं उसको खा जाएगी, तो बचाएगी आपके बॉडी के सेल्स को जल्दी मरने से। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है तो आप लो, लेकिन अगर आप गोरा होने के लिए ले रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट डी टैनिंग के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। डी टैनिंग के लिए भी हमारे पास ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट्स है जो कि ग्लूटाथायोन से ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये थोड़ा ओवर प्रमोटेड है। अच्छा ठीक है, बट चीज़ काम करती है, रिजल्ट इंस्टेंट देती है, काम करती है, सब में नहीं करती है। अच्छा हाँ, सब में नहीं करती है। हो सकता है कि 2 पेशेंट बैठे हो और एक को बेटर लग रहा हो और एक को नहीं लग रहा हो कि मेरे को इम्प्रूवमेंट आ रही है, और साइड इफेक्ट्स भी है। बट ऐसी ट्रीटमेंट्स है जिसमें दोनों को 100% इम्प्रूवमेंट लगेगी, तो आप बेटर है आप उन ट्रीटमेंट्स के लिए जाओ रादर देन ग्लूटाथायोन। साइड इफेक्ट्स भी है इसके। साइड इफेक्ट्स ग्लूटाथायोन के मेन जो है एनाफाइलैक्सिस, जो कि होता है सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, वो रेयर है, कॉमनली आपको नहीं होगा। बट अगर आपको हो गया और आप एक अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर आप वहाँ पे हो
तो आपकी डेथ भी हो सकती है ना, क्योंकि वो आपके सांस लेने के उसको ब्लॉक कर देते। तो डॉक्टर के पास सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। इसमें आता है एड्रेनलिन, आता है टेक्सा, आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन मॉनिटर जो आप लगा के ऑक्सीजन पढ़ सकते हो, जो हम कोविड में यूज, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और ऐसे सेंटर पे ही कराएं जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अगर ये सब है तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मैनेज हो सकता है। ठीक है, अब मैं अपनी वाइफ की बात करता हूँ। शादी से पहले वो बहुत ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा, मतलब। बट फिर हम गए बाली, टैन हुआ, तो मुझे लगा टैनिंग है, सही हो जाएगी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, उसके साथ भी हुआ, बट हमारा स्किन टोन वापसी सही नहीं आया। ऐसा क्यों? दो टाइप की टाइनिंग होती है, एक इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग, एक परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग। तो हर बारी जब आप टैन होते हो तो आपको सबसे पहले होती है इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग। ये कुछ टाइम के बाद चली जाती है, कुछ ही दिनों में चली जाती है। तो आप जब बाली घूम के आए, थोड़ा सा आपका कलर लाइट हुआ होगा, लेकिन कुछ पार्ट परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग में चला जाता है और वो अपने आप लाइट नहीं हो। उसके लिए आपको स्किन केयर ट्रीटमेंट्स या फिर मतलब क्रीम्स या फिर अपने डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट्स लेनी ही पड़ेगी, तो तब वो परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग वाला पार्ट कम हो। टैनिंग के लिए करे क्या, बिफोर और आफ्टर? मतलब अगर मेरे को बचाना है तो मैं क्या करूँ कि टैनिंग ना हो, और अगर हो गया है तो फिर उसको बेटर कैसे करूँ? अभी इतने केसेस आ रहे हैं मिलाज्मा, तो एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि कलर बढ़ जाता है, इधर अलग से पैच दिखता है बहुत, जो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो पेशेंट बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि धूप इतनी स्ट्रांग हो गई है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न है, धूप इतनी स्ट्रांग हो गई है पूरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, गोवा वगैरह में भी लोग घूम के आते हैं, तो उसके बाद उनका वो ऑनसेट हो जाता है मिलाज्मा का। और मिलाज्मा नहीं तो और भी कई सारे स्किन बर्न हो सकता है आपका, ये हो सकता है लेंटेजेंस वगैरह आ सकते हैं, आपकी एजिंग हो जाती है जल्दी, तो ये सब भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको मेन है कि आपको धूप अवॉइड करनी है। तो अगर आप गोवा जा रहे हो, बाली जा रहे हो छुट्टी में, तो वो 12 से 4 की धूप में आप सी अवॉइड करो, उस टाइम आप कुछ और करो। अगर आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है, धूप तो अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 बजे के बाद फिर जब थोड़ी धूप हल्की होती है तो आप जाओ सनस्क्रीन यूज़ करो। और मतलब 12 से 4 के बीच में सनस्क्रीन भी काम नहीं करेंगी? देखो सनस्क्रीन काम करेगी, लेकिन क्या है कि 99% प्रोटेक्शन के बाद भी जो SPF 50 देता है, 1% फोटोन, जो फोटोन्स होते हैं मेजर ऑफ द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, वो 1% फोटोन्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि सन इतनी लाइट फेंक रहा है, तो वो 1% भी आपको पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डैमेज तो हो गई। और क्या है कि वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन होनी चाहिए आपकी। आप सी में जा रहे हो स्विमिंग करने, तो वाटर रेजिस्टेंट कितना होता है आपको पता है? 20 मिनट्स 40 मिनट्स। तो या तो आपकी सनस्क्रीन 20 मिनट्स वाटर रेजिस्टेंट है, 40 मिनट्स वाटर रेजिस्टेंट है, मैक्सिमम 40 मिनट्स, तो आपको रीअप्लाई करनी पड़ेगी, वो धुल जाएगी वो तो पानी में। तो मैं जैसे हूँ, मैं तो नहीं जाता, मैं तो स्विमिंग भी शाम को ही जाता हूँ, ठीक है, 6 बजे के बाद। और मैं अपनी बेटी को भी 6 बजे के बाद ही भेजता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भेजूंगा तो स्टैन, स्किन डैमेज, लेंटेजन, फ्रेकल्स, अर्ली एजिंग, ये सारे साइन आएंगे। ठीक है। अब हो गया है, मान के चलते हैं, तो फिर क्या करें? अब हो गया तो फिर आपको जब आप घर आ जाते हैं वापस, तो आपको 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने स्किन केयर में। सबसे पहले है आपको प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन वगैरह लगानी है ताकि और बढ़े ना। फिर है डी पिगमेंटेशन, जो मैं पहले बताता था, डीमेलनाइजिंग एजेंट, जो कलर ऑलरेडी बन चुका है उसको दबाने के लिए और कलर ना बने। और तीसरा है एक्सफोलिएशन, जो हमने पहले बात की, तो डेड स्किन को हटाना। तो ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम कुछ हद तक उसे रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होती है, वो जैसे केमिकल पील, अगर एक सिंपल ट्रीटमेंट की बात करें तो वो बहुत इफेक्टिव रहती है इस पर, तो वो आपका नॉर्मल कलर वापस जल्दी स्टोर कर देगी। अगर आपको बचना है कि हो ही ना टैनिंग, तो उसमें ये भी आप कर सकते हो कि जाने से पहले आप एक डीमेलनाइजिंग एजेंट पहले से यूज़ करना शुरू कर दो, तो वो आपके कलर सेल्स को कंट्रोल कर लेता है। तो धूप का गिरने के बाद भी उतना कलर नहीं बनेगा जितना नॉर्मली बनता है, ठीक है, समझ गया। तो कुछ दिन पहले ही लगाना स्टार्ट। और ट्रीटमेंट के अंदर जैसे आपने बताया, ट्रीटमेंट हो गया, एक तो सब, हाँ, बेसिक है केमिकल पील्स हो गए। फिर आता है आपका क्यू स्विच लेजर, विच इज अ लेजर दैट ब्रेक्स मेलानोसोम, है ना, मेलानोसोम और मेलानोसाइट्स को तोड़ती है वो, ठीक है, जो आपकी बॉडी क्लियर कर लेती है। उसके बाद कुछ ट्रेडमार्क ट्रीटमेंट्स हैं कुछ कंपनीज की, जैसे कि मी लाइन करके एक ट्रीटमेंट आती है, वो काफ़ी इफेक्टिव है। कॉस्मेलान करके एक ट्रीटमेंट आती है, वो इफेक्टिव है।
मीजो एस्थेटिक करके एक कंपनी है, उसके काफ़ी सारे सीरम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये है, तो ये पेशेंट के कितना उसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, कितना वो स्पेंड करना चाहता है, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो आप स्किन केयर यूज़ करो घर पे। अगर आप तो चाहते हो नहीं मैं थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट चाहता हूँ और जल्दी रिजल्ट चाहता हूँ, तो फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इन ट्रीटमेंट्स करें बात कर सकते। ठीक है, समझ गया। और अभी आजकल घर पे भी पील आने लग गए, बहुत सारी कंपनियों ने निकालती है कि 1.2% वाला देखा मैंने, मेरी वाइफ यूज़ करती है। हाँ, तो बड़ा वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं। क्या करते हैं वो, 20% AHA है ना। हाँ 20% AHA का मतलब ये नहीं है कि उसमें 20% ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है। वो क्या करते हैं, 10% ग्लाइकोलिक एसिड डाल देंगे, 5% कुछ और डाल दिया, 5% कुछ और डाल दिया, तो टोटल 20% कर दिया। तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि ऑफकोर्स घर पे वो दे भी नहीं सकते इतनी स्ट्रांग, क्योंकि आपकी जो DGCI है उसकी लिमिट्स है ना, कि होम यूज इतना रहेगा। तो डेफिनेटली वो भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। बट यू कैन नॉट कंपेयर टू द पील्स दैट वी डू इन द क्लिनिक, वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है। और क्लिनिक वाले पील्स कितने टाइम में करवाने चाहिए? 15 दिन में एक बारी यूजुअली, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आप वंस अ मंथ भी करवा सकते। ठीक है। और रेंज क्या रहती है इसकी, कितने रुपए तक? और कितने रुपए, तो वो डिपेंड करता है पील। सबसे पहले तो पील कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपनी है मेडिडर्मा, उसकी पील्स सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती है और इंडिया में कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट वो यूज़ करते हैं। वो क्वालिटी पील्स है। तो वो अगर आप मेडिडर्मा की पील्स करा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि वो 1500 से लेके 3000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द क्लिनिक, डॉक्टर्स रेपुटेशन। और फेस का ही होता है या फुल बॉडी भी होता है? जैसे हाथ पे भी तो होता है। हाँ, फुल बॉडी भी होता है, फुल बॉडी भी करते हैं हाँ। बट एक साथ पूरी बॉडी नहीं करवानी, क्योंकि अगेन कुछ भी आप इतने बॉडी पे लगाओगे तो वो एब्जॉर्ब होगा आपके स्किन में। तो आपको अगर आपको करवाना है, लेग्स भी कराना है, आर्म भी कराना है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि पहले आप इतना करा लो, फिर अगली सिटिंग में ये करा लो, ऐसा। ठीक है। तो आप ऐसा क्या डेली रूटीन बताना चाहोगे, जो लोग हमको देख रहे हैं वो उसको डेली फॉलो करें तो उनकी स्किन अच्छी रहेगी, ब्राइटर रहेगी, और अगर अभी डार्क हो रही है तो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी? 3 चीज़ें, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। ठीक है। ये बेसिक स्किन केयर है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप 90% लोगों से ज़्यादा कर रहे हो और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो ना हेल्दी रखना है स्किन को। स्किन का काम क्या है, बाहर से प्रोटेक्ट करना अपने को। मार्क्स है, रिंकल्स है, वो तो सेकेंडरी है, पोर्स है, वो सेकेंडरी है, उसको नहीं भी करोगे हर किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम सबको तो मॉडल बनना नहीं है। तो आप फेस वॉश करो। फेस वॉश अगर ड्राई स्किन है तो जेंटल वाला लो, जिसमें ज़्यादा झाग ना बने। अगर ऑयली स्किन है तो झाग वाला लो। और कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग तरीके से मार्केट कर रहे हैं। देखो ऐसा है, इसमें बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे डूबियस ब्रांड्स भी हैं, ब्रांड जो ऑनेस्ट नहीं है। जैसे मेरे पास कोलैबोरेशंस के लिए आते हैं ब्रांड्स, तो कई ब्रांड्स की सनस्क्रीन में, और मैं बड़े ब्रांड्स की बात बता रहा हूँ, उनमें कोई यूवी फिल्टर है ही नहीं। उसके अंदर आप पढ़ोगे इंग्रेडिएंट्स में कोई यूवी फिल्टर ही नहीं है। थोड़ा एक्सपोज कर, थोड़ा मेरे को बता दो, मतलब हम नाम नहीं लेते, बट आप ये बता दो कि यूवी फिट कैसे देखना है। आप कोई भी सनस्क्रीन लेने के लिए जा रहा है कोई, तो उसमें क्या पढ़े कि ये है या नहीं है? अगर ये है तो दिस मीन्स उसको सेलेक्ट करना है। देखो आप बेसिक यूवी फिल्टर्स के बारे में देखो, टिनोजॉब M, टिनोजॉब S, एवोबेंजोन, ये कुछ कॉमन फिल्टर्स है ना। आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये कुछ कॉमन फिल्टर्स है जो आप पढ़ सकते हो सनस्क्रीन। एक होगा या मल्टीपल भी हो सकते हैं? मल्टीपल ही होंगे, क्योंकि यूजुअली क्योंकि UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्शन करनी होती है, तो दो मल्टीपल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट काम कर रही है, मैंने देखा है कि कई बारी कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नोटिस भी जाता है ना, क्योंकि हम इनसे टच में रहते हैं और उनके रैंडम पिकिंग भी होती है मार्केट से। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, बट हर स्टेट गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। और ये क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो जैसे मैंने अभी पता है आंध्र प्रदेश की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, हैदराबाद में बहुत सारे उन्होंने फ्रॉड्स पकड़े हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली स्किन केयर, फूड में वेयर हाउसेस पे छापे पड़े हैं। तो वो गवर्नमेंट एक्टिव हुई है ना, लेकिन हर गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा इसमें पकड़ने के लिए। इसमें कंज्यूमर के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर कैसा इतना एजुकेशन रखेगा, सही बात है ना। तो ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। अब अगर मैं फेस वॉश की बात करके चलूँ, फेस वॉश में क्या देखना है? तो फेस वॉश में जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन कैसी है, आपने क्या है, आपको कैसा लगता है, आपको खिंचावट खिंचावट सी होती है, या फिर लगता है यार नहाते ही ऑयल आ जाता है पूरा और पूरा चिपचिप हो जाता है, तो ऑयली स्किन है।
नहीं होता है, ड्राई लगता है, मॉइस्चराइजिंग जरूरत पड़ती है, तो ड्राई स्किन है तो ज़्यादा झाग वाला फेस वॉश नहीं लेना है, कम झाग बने जैसे। और अगर ऑयली स्किन है तो फिर ज़्यादा झाग लेने वाला फेस वॉश या सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, वो वाले फेस वॉश आप पिक कर सकते हो, है ना। अब फेस वॉश करने के बाद सेकंड टिप है मॉइस्चराइजर, सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइजर। भी अगेन आपको ये चूज करना है कि उसका टेक्सचर कैसा है। अगर ठंड चल रही है तो क्रीमी टेक्सचर में आप ले लो, अगर अभी मानसून का वेदर चल रहा है तो आप लोशन फॉर्म में ले लो, अगर बहुत ऑयली स्किन है तो जेल फॉर्म में हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड आता है, तो वो ले सकते हो, वो लगा लिया आपने। और थर्ड स्टेप है सनस्क्रीन, जो भी सनस्क्रीन आपको पसंद है ना। अगर आपको पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है तो आप टिंटेड सनस्क्रीन लो। टिंटेड सनस्क्रीन में कलर होता है और थोड़ा सा जैसे फाउंडेशन का कलर होता है वैसा दिखाई देती है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है वो ले लो, नहीं तो फिर नॉर्मल सनस्क्रीन्स भी आप ले सकते हो। क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है ना, हज़ारों करोड़ों प्रोडक्ट्स है। और स्किन केयर में तो मैंने देखा है हर कंपनी, जो भी एक बड़ी कंपनी है वो एक स्किन केयर का डिवीजन खोल रही है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हो, तो आपके लोकली जो भी डर्मेट हैं आप उनके पास जाके सिंपल स्किन केयर रूटीन लिखवा सकते हो उनसे, जो आप कई साल तक यूज़ कर सकते हो। डर्मेट के पास जाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने अपने पेशेंट को दिया और उससे उसको रिजल्ट मिला, क्योंकि हम एक टाइम पे कई सारे पेशेंट्स को वो दिखते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट लेता 10 में से 9 पेशेंट उसका पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ठीक है, तो हम वो रखते हैं। और हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम चाहते हैं कि हम ऐसा लिखें जो पेशेंट को पसंद आए, तभी तो पेशेंट को लगेगा कि ये डॉक्टर अच्छा है ना, कि जो इन्होंने दिया वो सूट कर गया एक बारी में। तो हमारा भी एम ये रहता है, तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है। तो एक बारी आप जाके डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन। मैनेलिंग को कम करने के लिए भी आपने क्रीम बताई थी, वो कब लगानी है? हाँ, अगर आप ये 3 चीज़ों के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 कंसर्न होते हैं मेनली। एक कलर का कंसर्न होता है कि ब्लेमिशेस हो गए, और एक होता है रिंकल्स आ रहे हैं। तो मेलनिन को कम करने के लिए आप जैसे 2% कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम यूज़ कर सकते हैं, एजिलिक एसिड बेस्ड। सनस्क्रीन के ऊपर लगेगा? तो यूजुअली आप सनस्क्रीन इज द थिकेस्ट प्रोडक्ट, तो लास्ट आता है। तो फेस वॉश, सीरम, जो भी आपका सीरम हो, चाहे रेटिनॉल हो या फिर वो हो एंटी पिगमेंट हो, और मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ऐसा, ठीक है। तो फिर रात को अगर आपको लगाना है तो रात को फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर, है ना। सीरम है जो आप चूज कर सकते हो, आपको पिगमेंट का लेना है या फिर आपको एंटी एजिंग का लेना है। तो इन थोड़ा दोनों को एक्सप्लेन करो। रेटिनॉल आपने यूज़ किया, तो ये रेटिनॉल इज बेसिकली विटामिन ए से बनता है। वो आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन करता है, और कोलाजन जो कि हमारे स्किन को यूथफुलनेस देता है। हमारी स्किन कैसे होती है, ऐसे करो वापस चले जाएंगे। बूढ़ों में क्या होता है, खींच तो धीरे धीरे वापस जाती है, तो कोलाजन के कारण। तो रेटिनॉल कोलाजन को बूस्ट करता है, ठीक है, और स्किन की परत को स्मूथ करता है, फाइन लाइंस में हेल्प करता है। तो अगर आपको एंटी एजिंग का कंसर्न है तो नंबर 1 प्रोडक्ट होगा रेटिनॉल, तो आप रेटिनॉल स्टार्ट कर सकते। अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस है, एक्ने के स्पॉट छूट गए, तो आप एंटी पिगमेंट दे सकते हो। इसमें काफ़ी सारे, कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड 6% बहुत अच्छा काम करता है, रिसोर्सिनॉल अच्छा काम करता है, तो ये सब आप ले सकते। ठीक है। अब ये जो आप बता रहे हो, ये 2 चीज़ें आपने बता दी, ये मेरे को कोरा कर देगी ना, क्या मतलब स्किन को ब्राइट कर देगी ना, कोजिक एसिड? और आपके स्पॉट्स फेड हो जाएंगे, आपका ओवरऑल स्किन टोन में 1 डिग्री का चेंज आएगा, क्योंकि एक शेड का, क्योंकि क्या है कि वो टैन है, वो हट जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद वीकली क्या क्या करना है? वीकली आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो, हफ्ते में 2 बारी। उसमें क्या क्या करना है? एक्सफोलिएशन में बस आपने सीरम लगाया, एक्सफोलिएटिंग सीरम, और आपने उसको लगा के रखा, फिर आपने उसे वॉश कर। तो वो जो फेशियल होता है, वो फेशियल भी एक्सफोलिएशन का पार्ट है? मतलब आप रिकमेंड करोगे कि किसी को फेशियल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कोई फेशियल आपको सूट करता है तो वो आप बिल्कुल करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली, मंथली, है ना। अब इसमें एक थोड़ा सा कैच है कि ना, जो इतने सारे सलून्स है इंडिया में, है ना, तो मॉनिटरिंग नहीं है कि कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब कभी वो क्या करते हैं उसमें, डब्बी कोई और होती है, माल कोई और देते हैं। तो कभी सलून्स वाले जो है ब्लीच डाल देते हैं उसमें, ठीक है। वो ब्लीच करके आपको थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ओवर टाइम जब आप ब्लीच करवाते रहते हो तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, इन प्रैक्टिसेस से। ब्लीच नहीं करानी चाहिए। तो आजकल वो जो एंटीऑक्सीडेंट ब्लीच आई है, नॉन एमोनिया वाली, जैसे ब्लीच है, तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ब्लीच में क्या होता है कि इट इज़ हाइपोक्लोराइड डैमेज टू योर स्किन, ठीक है। आपकी स्किन सेल्स को डैमेज करके वो आपको एक ग्लो दे रही है,
और वो जब हील होगा वो बहुत कम देर रहेगा और फिर वो हील होगा तो वहाँ पे कलर बन सकता है। तो आपने देखा होगा कॉमनली यहाँ पे ब्लैकनेस लोगों के एज के साथ आ जाते हैं और कई बार इनसे हम हिस्ट्री पूछते हैं तो पता लगता है कि बहुत साल से पार्लर में फेशियल करा रहे हैं, तो वो ब्लैकनेस आ जाती है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, और 15 डेज में भी कुछ कराना है? पील वील टाइप जैसे बता रहे थे। नहीं देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है स्किन केयर में तो आप बहुत सारे स्टेप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वंस अ वीक एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। आप पोस्ट फेस वॉश एक अच्छा टोनर यूज़ कर सकते हैं। टोनर का मतलब है कि कोई ग्लाइकोलिक एसिड सीरम यूज़ करना, या फिर रोज़ वाटर टोनर आते हैं, या फिर कई सारे कोरियन टोनर आते हैं जो कोरियन प्लांट डिराइव रहते हैं, वो आपके फेस पे एक फ्रेशनेस लाते हैं, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे चीज़ें तो आप क्या है कि आजकल मार्केटिंग में सब कुछ। हाँ, मार्केटिंग भी और इतनी सारी साइंस एडवांस हो गई है तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक पॉलीग्लूटामिक एसिड करके एक मॉलिक्यूल आया है अभी, वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है 1000 टाइम्स मोर हाइड्रेटिंग देन हाइलुरोनिक एसिड। सो इसमें तो कोई अंत ही नहीं है कि आपको क्या क्या करना है। हाइलुरोनिक एसिड का थोड़ा समझाओ, ये क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड एक तरीके का मॉइस्चराइजर है, ठीक है, जो कि अपने से कहीं ज़्यादा टाइम्स वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो हम उसको यूज़ करते हैं वाटर होल्ड करने के लिए और स्किन को ब्राइटनेस देने के लिए। डैम्प स्किन पे हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन में मॉइस्चर नहीं है तो वो क्या आपकी स्किन से भी मॉइस्चर खींच सकता है। ठीक है ना, तो ये आपकी स्किन उल्टा ड्राई हो सकती है। तो हाइलुरोनिक एसिड हमेशा डैम्प स्किन पे आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फेस वॉश करना है, देन हमको वो स्प्रे कौन सा बता रहे थे आप? टोनर्स आप टोनर्स यूज़ करने हैं। टोनर के बाद में हमको अगर आपको लगाना है तो आप सीरम लगा सकते सन के हिसाब से। कंसर्न के हिसाब से। देन मॉइस्चराइजर लगाना है। Great. ठीक है। और रात में फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर। ठीक है, और खाने में क्या लेना है? कोई दवाई ववाई भी रिकमेंड करोगे? जैसे विटामिन सी आपने बोला। हाँ, तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन। मैं यूजुअली 3 मंथ्स बोलता हूँ लेने के लिए लोगों को। ठीक है, साल में 3 महीने, ताकि वो कभी भी ले लो। हाँ 3 महीने ले लो आप। और दोनों साथ में लेने हैं एक एक? दोनों यूजुअली जो कॉम्बिनेशन आते हैं दोनों के साथ साथ में आते हैं, तो आप ले सकते हो दोनों साथ। ठीक है, और इसकी कोई वो भी है प्रिस्क्रिप्शन, कितना एमबी तक लेना? यूजुअल मेरे हिसाब से जो डीजीसीआई में अप्रूवल है वो 500 mg का है। 500 mg 600 mg तक का अप्रूवल है। डेली? हाँ, डेली। ठीक, और ये कब लेना चाहिए विटामिन सी और ये दोनों? ये आप जैसे इसमें अलग अलग प्रिपरेशन आते हैं, जैसे एफर्वेसेंट टैबलेट आती है जो पानी में डाल के आप पी सकते हैं। सैशेज आते हैं जो आप सीधा ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक बेटर रहता है एंटीऑक्सीडेंट से ना, क्योंकि उनकी फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है तो ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, समझ गया। तो अगर ये सब कुछ कोई फॉलो करता है तो स्किन ब्राइटर रहेगी, रिलेटिवली यंगर रहेगी। हाँ, आपकी स्किन में बेसिकली ब्राइटर का मतलब है कि जब आपके फेस पे लाइट पड़े तो उसमें थोड़ी लस्टर होनी चाहिए। क्यों भाई, जब मेरा यहाँ शाइन मार रहा है और मैंने साबुन लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। हाँ मैंने बोला ये इंटरनल फैक्टर और आपकी एथनिसिटी और आपके पेरेंट्स की स्किन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। जेनेटिक्स तो अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। ठीक है, आप ऐसे दिखते हो, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, आपके बाल मुझसे ज़्यादा हैं, तो ये तो जेनेटिक्स है। ठीक है, समझ गया। अब अगर मैं इसकी बात करके चलूँ, अंडर आएगी, तो इसके लिए भी कुछ अलग से प्रोडक्ट्स आते हैं? तरह से लोग खास परेशान रहते हैं हमारे कंट्री में। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे ना एक लाइन होती है जिसका नाम ही दिया गया है इंडियन लाइन, क्योंकि इंडियन में वो सबसे पहले आती है ना। तो अंडर आई में ना लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अंडर आई में ना कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो आपकी होती है आई बैग बन जाते हैं वो। अच्छा, ना एक होती है गड्ढे। हाँ, एक होता है कलर। ठीक है, और एक कॉमन मैन ना हर चीज़ को डार्क सर्कल ही बोलता है। सही बात है ना। तो हमें ये समझना है कि हमें क्या है, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हमें पता नहीं होता, इसलिए हम सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अंडर आई से होते हैं। अगर आपको गड्ढे हैं तो आप 5% लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड सीरम से मसाज करो, तो कुछ हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, आइडियली आपको फिलर करवाना पड़ेगा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, अगर गड्ढे ज़्यादा है तो। ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, अगर आई बैग है तो आप कुछ विटामिन के और कैफीन बेस्ड की जो आई क्रीम्स है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इवेंट से पहले जो आप आइसिंग की बात कर रहे थे वो भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो बैग कम हो जाए। ठीक है, और ये जो क्रीम्स की आप बता रहे हो, रात को लगा के सोना है या कब? रात में भी लगा सकते हैं, ये वाली दिन में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उससे नहीं हो रहा है तो आई बैग्स का फाइनल
ट्रीटमेंट होता है वो प्लास्टिक सर्जन के पास होता है, वो होता है आई बैग रिमूवल सर्जरी, इसको बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। फिर आता है थर्ड जो होता है पिगमेंटेशन, कलर, जिसको एक्चुअल डार्क सर्कल क्या है, एक्चुअली डार्क सर्कल है हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल के लैंग्वेज। उसके लिए ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, क्रीम घर पे भी लगा सकते हो, घर पे यूज़ करना है तो यही वाले अल्फा आर्ब्यूटेन रिसोर्सिनॉल बेस्ड क्रीम्स आप यूज़ करो। और अगर आपको ट्रीटमेंट करानी है तो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट जो रहती हैं आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। और रात रात में लगाना है या क्या कैसे करना है, या दिन भर लगाना है? आप दिन में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मतलब फिर से एक बार रेजिम बताओ कि क्या करना है। मुंह धोया मैंने, मुंह धोया, हाँ, उसके बाद आपने, अगर आप टोनर लगाना चाहते हो लगा लो, ठीक है, अपना सीरम लगा लो, जो भी आपका कंसर्न है उसके हिसाब से, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मॉर्निंग का हो गया। रात में आप फेस वॉश करो, फिर आप सीरम लगा लो अपने जो भी आपका कंसर्न है, और जब आप सीरम लगाते हो तभी साथ में आप अंडर आई क्रीम लगा लो, और फिर आप मॉइस्चराइज। ठीक है, समझ गया मैं। और इनसे कुछ दाढ़ी वाड़ी में भी कोई फर्क पड़ता है क्या? कि जैसे मैंने सुना है कुछ क्रीम्स होती है जिनको दाढ़ी पे नहीं लगाते हैं, कुछ को यहाँ नहीं लगाते, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप दाढ़ी में लगा सकते हो। ठीक है, जिनकी अगर हैवी दाढ़ी है वो नीचे है, जाएगी नहीं नीचे, वेस्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई नहीं है। ये तो नहीं है कि वाइट हो जाए, कलर इसका उड़ने लग जाएगा, कुछ में जाए। अभी मैंने अपने घर वालों को देखा है तो वो कहते हैं टमाटर लगा लो मुंह पे, नीम का पाउडर लगा लो मुंह पे, या हल्दी लगा लो मुंह पे, नींबू रगड़ लो मुंह पे। ये चारों पांचों जो चीजें हैं ये एक्चुअली इफेक्ट करती है या फिर नहीं करती है? जैसे कर्ड हो गया, टमाटो हो गया, टर्मरिक हो गया। कर्ड में तो लैक्टिक एसिड है तो एक्सफोलिएशन कराएगा, टमाटर में लाइकोपीन है, एंटीऑक्सीडेंट मैंने पहले बताया, और तीसरा टर्मरिक में भी एंटीऑक्सीडेंट है ना, तो तीनों काम करेंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है कि क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सीरम्स अवेलेबल है तो मैं प्रिपेयर्ड सीरम ही लगाओ, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उनको बनाया गया है। उनको पता है कि ये लैक्टिक एसिड घर पे 6-7% तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई भी इंग्रेडिएंट नेचर से डायरेक्टली लेते हो तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप लगा सकते हो, बट मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करता अपने ऊपर लगाना ये, लेकिन मना नहीं करता पेशेंट्स को, क्योंकि वो कल्चर इम्बाइब्ड है। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है पेशेंट के फेस के लिए, वो मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है। अभी शादियों का सीजन आएगा, लोग औरतों को गोरा होना है शादी से पहले, जैसे आप बता रहे थे, तो क्या ये ब्राइडल का भी कुछ होता है? ब्राइडल शादी होने से पहले कुछ तैयारी कर लें? हाँ, काफ़ी लोग बस सीधा आके हमारे क्लिनिक में बैठ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो आजकल की जनरेशन नहीं, उनके माता पिता बोलेंगे कि सर इसको गोरा कर दो, तो वो तो पहले मैंने बताया कि वो हो ही नहीं सकता है ना, जो आपका नेचुरल स्किन टोन है वैसे ही रहेगा। तो आप डॉक्टर के पास जाके बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी स्किन में जो डार्क स्पॉट्स है उसको हटाएगा, आपके जो फाइन लाइंस रिंकल्स है उसे कम करेगा, आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बढ़ाएगा, और आपकी स्किन में थोड़ा ग्लो लाएगा, क्योंकि लाइट जो है थोड़ी रिफ्लेक्ट हो, है ना, सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे, बट स्किन कलर नहीं चेंज कर पाएगा वो। ठीक है, काफ़ी सारे पेशेंट्स इसके लिए आते हैं, और अब इसमें डिपेंड करता है कि कहाँ तक पेशेंट भी जाना चाहता है ट्रीटमेंट्स में। सबसे बेसिक रखना है अगर, तो मेडिफेशियल्स होते हैं कुछ, उसमें हाइड्रा फेशियल एक रहता है, एक आपका कुछ कोरियन फेशियल्स रहते हैं। तो इन फेशियल में क्या होता है कि एक्टिव कंपाउंड जो होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है, वो हम डीप पेनिट्रेट करवा पाते हैं स्किन के अंदर। ये फ़र्क है इन फेशियल और नॉर्मल फेशियल्स। ठीक है, इसके अलावा लेज़र का यूज़ करके हम कोलेजन को हीट कर सकते हैं, मेलानिन को तोड़ सकते हैं। तो ये सब हम यूज़ करते हैं टू गिव अ बेटर स्किन टेक्सचर। जो ब्राइड्स हैं वो यूजुअली जा रही है फॉर मेडिफेशियल्स, एंड वो जाती है हाइड्रेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्किन बूस्टर्स। इससे क्या होता है, उनकी स्किन ऑन द डे ऑफ द वेडिंग बेटर दिखती है, मेकअप केकी नहीं होता है। तो ये लेते हैं। जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी मदर है ब्राइड की, वो जाती है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में। तो उसमें कोलेजन बढ़ाने के लिए आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, एक मॉर्फियस करके ट्रीटमेंट आता है, वो होता है। स्किन बूस्टर्स वो भी कराती हैं, एक बोटुलिज्म टॉक्सिन जिसे बोटॉक्स कहते हैं वो है। तो ये चीज़ें ये थोड़े एडल्टली एज ग्रुप के लिए है, और जो बाकी है वो यंगर एज। लड़के भी कराते हैं? लड़के भी आते हैं आजकल, लड़के भी मेडिफेशियल, कई बार उनकी जो फियांसे होती है वो उन्हें पकड़ के लाते हैं। तो और आजकल इतना ज़्यादा स्किन केयर का इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि एक अट्रैक्शन बन गई है उससे, तो लड़के भी आते हैं। बियर्ड शेपिंग
कॉमन है। बियर्ड शेपिंग क्या है, थोड़ा समझो। तो बियर्ड शेपिंग बेसिकली आपकी जो बियर्ड है, जैसे आपने अभी बना रखी है, तो टाइम लगता है रोज बनाने। सही बात है। अगर आप बियर्ड शेपिंग करा लो तो जो जहाँ तक आपको चाहिए उससे ऊपर के बाल हम कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है बाल नहीं आएंगे, बाल आएंगे, बट आपको रोज रोज नहीं बियर्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ स्लो हो गया है। आपने यहाँ पे शेव किया हुआ है नेक पे, है ना, तो ये नेक पे हम ऐसे यहाँ पे हेयर रिडक्शन कर सकते हैं। तो बियर्ड शेपिंग बहुत कॉमन है, जो लड़के कराते हैं। ग्लूटाथाइन की इंजेक्शंस क्योंकि वो ट्रेंड कर रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटी है, मैंने देखा है एक किसी क्लिनिक की लॉन्च में बॉम्बे में, उन्होंने हर सेलिब्रिटी के साथ अपनी आईवी ग्लूटाथाइन की या जो भी वो आईवी ले रहे उसका वीडियो डाला हुआ है। तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इससे। आजकल वैसे अगर जेन्युइनली देखा जाए तो बहुत सारी हीरोइंस थी जिनका टोन बिल्कुल अलग था, आज वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। वो ट्रीटमेंट से ही करवा रही होगी। हाँ, तो कई देखो अब उनके प्रोफेशन में अलग है, क्योंकि उनके प्रोफेशन में क्या है कि अगर वो अपनी हेल्थ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके भी स्किन लाइटनिंग एजेंट्स यूज कर लें, उनके लिए शायद इट इज़ वर्थ इट। जो आप टॉक्सिक वाले कह रहे हो वो वाला। हाँ हाँ, हो सकता है उन्होंने यूज़ किया। देखो मैंने स्पेसिफिकली जिनके बारे में आप बात की उनको मैंने ट्रीट नहीं किया, ठीक है। बट अगर टॉक्सिक सब्सटेंस आप यूज़ करोगे तभी आप मेलनिन को कम कर सकते हो, ये बात तो क्लियर है। इसके अलावा क्या है कि सिर्फ वो नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। उनके पास ट्रेनर्स है, उनके पास डाइटिशियन है, और उनका फुल टाइम डर्माटोलॉजिस्ट है। एक सेलिब्रिटी जिनको मेरे फ्रेंड ट्रीट कर रहे हैं, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं इंडिया के, वन ऑफ द बिगेस्ट, उनके पास घर में सारी मशीन है, सब कुछ है उनके पास घर, ठीक है। तो इजी एक्सेसिबिलिटी है, बजट का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। आप हर हफ्ते क्यूस्विच लेजर टोनिंग करा रहे हो, आप हर हफ्ते पील्स करा रहे हो, जैसे कि मी लाइन हो गई, कॉस्मेलाइन हो गई, ये सारी पील्स करा रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके कहीं ना कहीं मेलानिन को बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर लोगे, बट इसमें एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो क्या आपके लिए वो वर्थ इट है? क्या आपके प्रोफेशन की वो रिक्वायरमेंट है कि आप इतना ज़्यादा इसमें घुस जाओ? सही बात है ना। तो हर किसी को ये सवाल अपने से पूछना चाहिए और उस हिसाब से अपने ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आया मेरे पास। मान के चलते हैं एक नॉर्मल बंदा जो हमको देख रहा है, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में है, तो वो कितना बजट एक्सपेक्ट करे मिनिमम मंथली अपनी स्किन केयर के ऊपर? यहाँ पे मान के चल रहे हैं आपके पास फुल फ्लो है, अब ऊपर तक जा सकते हो, बट आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा कि मंथली कितने रुपए, अगर वो स्किन के ऊपर ध्यान देना चाहता है, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको? देखो मेरे को लगता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है इसका जवाब देना, बट अगर हम दो मोटे कंसर्न पकड़ ले, एक एजिंग का और एक इसका पिगमेंटेशन का, एक ट्रीटमेंट हम पकड़ लेते हैं। आप हाई ट्रीटमेंट तो नहीं कराओगे आई थिंक मंथ में, है ना, तो आप 7-7.5 एंटी पिगमेंट ट्रीटमेंट के लिए पर मंथ खर्चोगे। वंस इन अ ईयर आप एक बड़ा एंटी पिगमेंट ट्रीटमेंट, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई लिमिट नहीं है वैसे ही, है ना, तो एक बड़ा एंटी पिगमेंट ट्रीटमेंट भी आप करवा रहे हो, मे बी आप उसमें 50,000 60,000 रुपये और खर्च रहे हो एक्स्ट्रा, तो आपने उसे 12 से डिवाइड कर लिया, तो वो ये हो गया आपका लगभग 10,000 11,000 एवरेज हो गया पर मंथ। और वो जो ऊपर की क्रीम्स वगैरह है वो, हाँ वो अलग है, उसका खर्चा वो अलग है, उसमें भी आज कोई लिमिट नहीं है। बट मेरे को लगता है एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन 3,000 पर मंथ में होगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वालिटी का बन हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका 13-14,000 तो पिगमेंट का ही हो गया, ठीक, इंक्लूडिंग दवाइयाँ भी बात कर रहे हैं हम ना। हाँ, सब कुछ बात करके चल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी लेवल में मान के चलते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं हमको, डील होती है, ब्रांड डील्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको चाहिए, मतलब अभी आप, वो शाहरुख खान नहीं है, वो मतलब वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता कि आप बोलो महीने के 5 करोड़ में 5 करोड़ खर्च करूंगा, बट आप भी पता है आपको कि ब्रांड डील से पैसा ठीक ठाक आ जाता है, तो उसके बाद उतना पैसा है खर्च करने के लिए, तो उसके लिए आप ये रिजीम बता रहे हो? हाँ, मैं उसके लिए बता रहा था, ठीक है। अब ये हायर एंड पे बता रहा हूँ मैं काफ़ी। अच्छा, हायर एंड ही है, हायर एंड ही है, ठीक है। और अगर, क्योंकि हम एवरेज में हर मंथ का कह रहे हैं ना, हाँ, एक बारी में आके 50,000 खर्चने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो हर महीने नहीं आ रहे ना आपके पास 50,000 रुपये खर्चने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 15-15 हज़ार आप मान के चल लो एवरेज में, ठीक है। और अगर नीचे लेवल पे बात करके चले, जो शायद ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो सिर्फ स्किन केयर भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा देखो, फेस वॉश मॉइस्चराइजर पे आपको ज़्यादा खर्चने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बजट कम है तो, ठीक है। आपको बहुत सारी रेंज मिल जाएगी, 200-300 वाली भी मिल जाएगी आप, ठीक है। आप सनस्क्रीन पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। सनस्क्रीन आप थोड़ा अपने डर्मेट के ओपिनियन से लो,
क्योंकि वो एक्टिव है। उसके बाद आप सीरम्स पे आते हो। अब सीरम्स क्या है कि महंगे आते हैं और अच्छे अगर क्वालिटी के उनका एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो कहाँ से सोर्स्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो एक कंपनी है मर्क। अब मर्क क्या आपने लिया, दो फैक्ट्री इंडिया में, दोनों बना रहे हैं ग्लाइकोलिक एसिड 15%। एक ने मर्क से लिया और एक ने ऐसी किसी लोकल या चाइनीज सोर्स से ले लिया। तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि मैं वो वाली लूँ जो मर्क वाली ग्लाइकोलिक एसिड है जिसमें 15%। बाकी 85% वो सीरम में क्या डाल रहा है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो एक्टिव कंपाउंड है वो क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी 2,000 रुपये मान के चले मंथली, या इससे भी कम? बहुत, हाँ इससे भी कम में हो जाएगा। आप अगर और भी हाँ अगर आप सनस्क्रीन, अच्छी सनस्क्रीन के लिए आप 500-600 का बजट रखो। ठीक है, और फेस वॉश और मॉइस्चराइजर पे तो 200, 300 रुपये आप खर्च सकते हो। तो 1200 रुपये में हो जाएगा, 1000-1200। पील का 500 रुपये का खर्चा मान के चलो महीने। अगर आप इसकी जरूरत नहीं है पील, नहीं आजकल लोग घर पे आ गए जो। ये हाँ तो उसकी कोई कंपल्सरी नहीं है, बस इतना करो अगर बजट कंस्ट्रेंट है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने देखी है, जैसे हम आइसिंग की बात कर रहे हैं ना, तो नाइट मास्क जैसे होते हैं ना, नाइट मास्क टाइप के मैंने आइस मास्क देखे हैं। तो वो फ्रीजर में रख दो, वो जम जाते हैं, उसके बाद आंखों में लगा के उसको रख लो, तो वो भी अच्छा काम करते हैं। मतलब वही आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको ठंडे हो जाते हैं, आप रख लो अपने आराम से। वेसो कंस्ट्रिक्टिंग करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी आंखों के गड्ढे और जो बैग्स अब कम हो जाएंगे, बट वो परमानेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सिखा दिया आपने। मुझे लगता है कि लोगों को मज़ा ही आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन ऑन दिस शो साहिल, बहुत मज़ा आया आपसे इंटरेक्ट करके। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।